रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मशरूत गिरफ़्तारियों की इजाज़त दे दी है। अब आप हैरान होंगे कि वो इमरान ख़ान जब शहबाज़ गिल को गिरफ़्तार किया गया, जब आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया गया और अभी 2 दिन पहले जो फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया, इमरान ख़ान साहब अपने पार्टी के लोगों की इन गिरफ़्तारियों को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है और ख़ान साहब ने ये गिरफ़्तारियों की इजाज़त कैसे दी है और शर्त क्या लगाई है कि अगर आपने गिरफ़्तारियाँ करनी हैं तो उसकी शर्त क्या होगी, उसकी कंडीशन क्या होगी। तो ये डिटेल अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा प्लान सी क्या है, ख़ान साहब ने आज वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया है और उसमें ख़ान साहब ने ये बताया है कि उन्हें कत्ल करने का एक प्लान सी बनाया गया है। उसमें एक नाम तो इमरान ख़ान साहब ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का बताया है, लेकिन बाकी के 4 नाम कौन हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, मुख्तसर सी तफसीलात सबसे पहले उन ख़बरों की आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने दूसरे फ़ेज़ में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए थे, ये दूसरा फ़ेज़ में इसलिए कह रहा हूँ कि पहले फ़ेज़ में PTI के 11 लोगों के इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए थे। वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो चुका है। ख़ान साहब ने 7 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। तो दूसरे फ़ेज़ में जो 35 इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए थे उसमें 2 रिज़र्व सीटें थीं, तो बाकी के जो 33 हल्के कौमी असम्बली के बनते हैं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को पोलिंग की तारीख दे दी है। और इस सिलसिले में जो भी कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाना चाहते हैं वो 6 से 8 फरवरी तक अपने नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन कमीशन के जो मुतलका ऑफिसेज़ होंगे उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। दूसरी खबर नाज़रीन जो आज मीडिया पे चली कि बनी गाला पे जो इमरान ख़ान साहब की बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म और बतौर एक सियासी जमात के जो उन्हें सिक्योरिटी मिली हुई थी वो सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। अब ये जो ख़बरें चली हैं इस पर नाज़रीन आज ही इस्लामाबाद का मौक़िफ़ सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चूँकि इमरान ख़ान साहब एक तवील अरसे से बनी गाला में मुकीम नहीं हैं तो उनकी अदम मौजूदगी में वहाँ पर सिक्योरिटी, चाहे वो इस्लामाबाद की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, वो फराहम नहीं की जा सकती। अब सोशल मीडिया पे ख़ान साहब के चाहने वालों को, ख़ान साहब के वोटर सपोर्टर को एक मौका मिल गया है। शिबली फराज साहब ने भी इस पर कमेंट किया है कि देखें जी, इमरान ख़ान साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली है और ख़ान साहब की ज़िंदगी को अगर कोई ख़तरा लाहक हुआ, उनके साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ तो हम ये कर देंगे, हम फलां कर देंगे। लेकिन बात यह है कि ख़ान साहब तो लाहौर में बैठे हैं। ख़ान साहब अगर लाहौर में बैठे हैं तो बनी गाला में उनकी अदम मौजूदगी में वहाँ पे 500 लोगों की, 400 लोगों की सिक्योरिटी लगाने का कोई तुक बनता है? कोई तुक नहीं बनता। लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है कि एक मौका चाहिए हुकूमत के ऊपर तनकीद करने का, और वो मौका मिला है, लेकिन बिला जवाज़ की तनकीद की जा रही है। तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि शहबाज़ गिल ने जिन्होंने अपनी ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था, आज आखिरी समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ारत दाखिला को हुक्म दिया था कि शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं उनकी रिपोर्ट पेश की जाए। और आज की समाअत पे सेक्रेटरी दाखिला को भी बुलाया गया था, लेकिन आज सेक्रेटरी दाखिला पेश नहीं हुए। उन पर बर्मी का इज़हार किया, वज़ारत दाखिला के हुकाम पे बर्मी का इज़हार किया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आसम हफीज़ के सामने पेश हुए, और आसम हफीज़ नहीं, एक और जज साहब थे जिसमें तारिक सलीम साहब, जिसमें अदालत ने अब 6 फरवरी तक जो है वो शहबाज़ गिल साहब की जो ज़मानत है उसको एक्सटेंड कर दिया है और आइंदा की समाअत तक जितने भी केसेस हैं शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़ उनका रिकॉर्ड जो है वो वफाकी हुकूमत से तलब कर लिया है। अब अगली खबर नाज़रीन इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक है। बहुत ज़्यादा दावे किए जा रहे हैं, बयानात आ रहे हैं, सहाफ़ियों के दावे सामने आ रहे हैं और PTI के अपने रहनुमा भी इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के जो है वो ख़दशात का और ख़तरात का इज़हार कर रहे हैं। अली ज़ैदी साहब का स्टेटमेंट आया, मुराद सईद का आया, असद उमर का आया, शेख रशीद का आया, फवाद चौधरी का आया जब वो गिरफ़्तार थे कि इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी का भी ख़दशा मौजूद है। तो ये जो बयानात आ रहे हैं इन गिरफ़्तारी के, इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि एक बार तो कम अज़ कम इमरान ख़ान को ज़रूर गिरफ़्तार होना चाहिए, और इसकी वजह राना सनाउल्लाह ने यह बताई है कि हमारा कतई कोई इरादा नहीं इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने का, लेकिन जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं कि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करना चाहते हैं, इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करना चाहते हैं,
और अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी, हम ये कर देंगे, हम प्लान कर देंगे। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस किस्म के बयानात दे के एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो एक मरतबा तो कम अज़ कम इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो ये कौन सा तूफ़ान लेके आएंगे जिसकी ये पेशगोइयाँ करते रहते हैं। तो ये राना सनाउल्लाह ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से लंदन में एक अहम स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा नाजरीन, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब, जिन्हें फारिग कर दिया गया था, उनकी बहाली के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई। जस्टिस आसिम हफीज़ शेख साहब ने इस केस की समाअत की और इस दरख्वास्त पर अहमद अवैस साहब को बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब के अहदे पर बहाल करने की इस दरख्वास्त पर स्टे ऑर्डर दे दिया गया है। यानी जो पंजाब हुकूमत ने उन्हें अहदे से फारिग किया था, उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया गया है और दरख्वास्त के ऊपर पंजाब हुकूमत और मुतलका जो फ्री कैन है उन्हें 30 जनवरी का जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर है, फिर खान साहब से मुतल्लिक जो मैंने आपके साथ खबर डिस्कस की उसकी तफसीलात भी शेयर करेंगे। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने 22 जुलाई 2022 से लेके कितनी भर्तियां की सरकारी महकमों में जब तक वो पंजाब के वज़ीर आला रहे। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम जो महकमे हैं पंजाब के, उन्हें ख़त लिखा था। 41 महकमे हैं। तो रिपोर्ट नाज़रीन ये सामने आई है कि 41 में से 71 महकमों में परवेज़ इलाही साहब ने ना सिर्फ सियासी नौकरियां दी, सियासी भर्तियां की, बल्कि बड़े ओहदों पे जिन लोगों को लगाया गया उन्हें वज़ीर आला ऑफिस से फ़ोन करके मुतल्लिका महकमों को कहा गया कि हमारे लगाए लोगों को आपने गाड़ियाँ भी देनी है, दीगर मरात भी देनी है। तो ये रिपोर्ट जो है वो 31 जो महकमे हैं पंजाब के, उनकी जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जो है वो पेश कर दी गई है। अब आ जाते हैं कि खान साहब ने अपने पार्टी के लोगों की मशरूत गिरफ्तारियों की इजाज़त कैसे दी है और वो कंडीशन क्या है। ये दरअसल नाज़रीन इमरान खान साहब का आज जो 40 मिनट का खिताब था उससे ये खबर सामने आई है और जो शर्त खान साहब ने लगाई है मशरूत गिरफ्तारियों की वो भी बड़ी दिलचस्प है और इस शर्त के मरकज़ी किरदार खान साहब जो है वो खुद हो सकते हैं जो खान साहब ने शर्त लगाई है। अब इस खान साहब के 40 मिनट के खिताब से मैंने कोई 10 पॉइंट निकाले हैं, तो एक एक करके ये पॉइंट आपके सामने रखते जाते हैं, इसको एवेलुएट भी करते जाते हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि जब मैं खान साहब का नुक्ता एक पॉइंट आपके सामने रखूँगा तो उसके बाद जब मैं एवेलुएट करूँगा तो आप अंदर का जो मेरा साफ़ी है वो इस मामले पे क्या कहता है वो भी आपके सामने रखेंगे। एक तो नाज़रीन खान साहब ने जब अपनी तकरीर का, अपने वीडियो स्टेटमेंट का आगाज़ किया तो अपनी मईशत के हवाले से उन्होंने बात की और वही बातें जो पिछली खान साहब 200-500 तकरीरों में खान साहब बातें कर चुके हैं कि हमारी मईशत ये थी, जब आए थे मईशत ये थी, जब गए थे मईशत ये थी। और फिर ये मईशत का हवाला देते हुए खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम की एक स्टोरी का हवाला भी दिया। चंद दिन पहले स्टोरी छपी है जिसमें खदशात का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना है, डिफ़ॉल्ट के ख़तरे का सामना है। तो जब खान साहब ये फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी का हवाला दे रहे थे तो मेरा अंदर का साफ़ी मुझे एक सवाल करना के ऊपर जो है वो आ रहा था कि खान साहब से आप ये सवाल करें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि खान साहब मोस्टली जो है वो वीडियो को एड्रेस करते हैं ज़मान पार्क से और उन साफ़ियों के साथ ज़्यादातर उनके लाहौर में जो साफ़ी होते हैं उनके साथ मुलाकात होती है। बनी गाला में भी हों तो यहाँ पे कभी कभार बुला भी लिया जाता है लेकिन सवाल करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर कुछ दोस्तों को पता है कि मेरा जो सवाल होगा उसका जवाब ग़ालिबन खान साहब को भी देना जो है वो इतना आसान ना होगा। लेकिन बार जब फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी का खान साहब ने हवाला दिया तो मेरे जहन में ये सवाल आया, अंदर के साफ़ी ने मुझे उकसाया कि खान साहब से पूछें कि आपने एक फाइनेंशियल टाइम में एक स्टोरी दी थी कि जो 2013 से पहले एक इवेंट किया गया था लंदन में और वहाँ पे कुछ पैसे कलेक्ट किए गए थे चैरिटी के नाम पे। आरफ नकवी साहब ने वो इवेंट जो है वो बरतानिया में जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया था। तो वो खैरात का पैसा, चैरिटी का पैसा आपने कलेक्ट किया और फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी में बताया गया कि वो पैसा यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हुआ, सियासी कैंपेन में इस्तेमाल हुआ। तो अगर वो फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी गलत थी, मेरा अंदर का साफ़ी ये कह रहा है, बल्कि बाहर का साफ़ी भी कह रहा है, तो खान साहब ने उनके खिलाफ हद तक का मुकदमा क्यों नहीं किया। यानी फाइनेंशियल टाइम अगर क्रेडिबल है तो खान साहब इसलिए मईशत के हवाले से फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी का हवाला दे रहे थे। लेकिन खान साहब के हवाले से जो फाइनेंशियल टाइम ने स्टोरी की, जो चैरिटी का पैसा पाकिस्तान आया, अगर वो खबर गलत थी तो खान साहब ने आज तक उनके खिलाफ डेफेमेशन का केस क्यों नहीं किया। खान साहब ने तो कहते हैं कि बरतानिया में अदालतें आज़ाद हैं, कानून बड़े ज़बरदस्त हैं, कानून बड़े सख्त हैं, आप किसी के खिलाफ इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो खान साहब आप पे इल्ज़ाम लगाया, आपने डेफेमेशन का केस क्यों नहीं किया।
दूसरा, नाज़रीन, खान साहब ने डॉलर रेट बढ़ने के हवाले से बड़ा खूबसूरत तबसरा किया। अब तो खूबसूरत तबसरा खान साहब का ये था, खान साहब ने कहा कि अब चूँकि डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो डॉलर का रेट बढ़ने से जो एक बंदे का पड़ा हुआ बैंक में पैसा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यानी जो चीज़ आपके 50 रुपये या 50,000 आपके पड़े हैं बैंक में, आप वो 50,000 से अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, डॉलर का रेट बढ़ने से वो आपको 60 से 70,000 में ख़रीदनी पड़ेगी। ये खान साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, एग्री करता हूँ। फिर खान साहब ने कहा कि जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, जो डॉलर में जिनके पास पैसे हैं, पाउंड्स में पैसे हैं, ये डॉलर का रेट बढ़ने से, मुल्क की करेंसी गिरने से उनकी कीमत बढ़ जाती है। अब डॉलर तो वहीं का रहता है जिसके पास डॉलर पड़े हैं। हमारी अगर करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, डॉलर की बढ़ रही है, तो आपने $1 से मिसाल के तौर पे पेट्रोल है आज 214 रुपये है, डॉलर आपके सामने 225 का था जब ये 214 रुपये में था। अब डॉलर बढ़ के 262 पे चला गया है। तो कुछ दिनों के बाद आखिरी तारीख को हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रिव्यू करना है, तो ये पेट्रोल की कीमतें 260 रुपये हो जाएंगी। तो फिर जिसके पास डॉलर पड़ा था उसको भी तो ज़्यादा पैसे देना पड़ेंगे। लेकिन कतई नज़र इस बहस के किसको फ़ायदा मिलता है, किसको नुकसान पहुंचता है, मुझे सहाफ़ी के तौर पे एक स्टेटमेंट याद आ गया। रज़ा बाकर साहब का लंदन में मौजूद थे, उस वक्त भी डॉलर की कीमतों में इजाफा हो रहा था और ख़ान साहब के वो लगाए गए स्टेट बैंक के गवर्नर बरतानिया में पाकिस्तानियों के दरमियान बैठ के कह रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि जब डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो पाकिस्तान में जब वो डॉलर भिजवाते हैं तो उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो खान साहब, अगर किसी को फ़ायदा पहुँच रहा है तो आपके अपने साबिक गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जहाँ पे पीछे जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है और सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर खान साहब ने एक फ़र्क बताया कि अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मैं ये कहूँगा, लेकिन अगर अपोजिशन में हूँ तो मैं ये बात ज़रूर करूँगा। यानी वज़ीर आज़म हूँ तो खान साहब कहते हैं कि मैं आटे का रेट की बात नहीं करूँगा, टमाटर के रेट की बात नहीं करूँगा, आलू के रेट की बात नहीं करूँगा, प्याज की बात नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं अपोजिशन में हूँ तब मैं बताऊँगा कि आटे का रेट क्या है, तब मैं बताऊँगा कि मेरे हुकूमत में आटे का रेट क्या था, अब आटे का रेट क्या है, मेरे दौर में प्याज का रेट क्या था, अब मैं अपोजिशन में बैठा हूँ तो अब प्याज का रेट क्या है। तो ये भी खान साहब ने फ़र्क बताया कि मैं वज़ीर आज़म बनूँगा तो कोई मुझसे ये ना पूछे कि आटा, चीनी, दाल, प्याज, टमाटर के रेट क्या हैं, लेकिन अपोजिशन में बैठूंगा तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, उनकी कीमतें मैं खुद बताऊंगा। फिर खान साहब ने एक और बात की कि हमारे दौर में इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक, जो कि सरकार का एक मैगज़ीन होता है, एक डाटा होता है जिसमें इदाद-ओ-शुमार फराहम किए जाते हैं, कि हमारे दौर में जो ग्रोथ रेट था, पाकिस्तान की जो तरक्की की शरह थी वो 6% थी। अब यहाँ पर भी मेरा साफ़ी मुझसे सवाल पूछने लगा कि खान साहब से जल्दी से सवाल पूछो कि खान साहब आपने इकनॉमिक सर्वे का आधा हिस्सा बता दिया, अगला आधा हिस्सा क्यों नहीं बताते। वो अगला आधा हिस्सा नाज़रीन ये है कि ग्रोथ तो 6% थी खान साहब के दौर में, और ये 6% की ग्रोथ जब नून लीग छोड़ रही थी उनके दौर में भी थी, लेकिन बुरहान कहाँ पे था, तबाही किधर से आ रही थी। वो हिस्सा जो इकनॉमिक सर्वे के अंदर होता है वो ना खान साहब बताते थे ना नून लीग वाले बताते थे। वो ये था कि आपकी इम्पोर्ट इकॉनमी थी। खान साहब ने अपने आखिरी 1.5 साल में जो इम्पोर्ट्स थी अपनी इकॉनमी को उसके ऊपर बेस कर दिया, उसके ऊपर ले गए शौकत तरीन साहब जब आए। उससे पहले हफीज़ शेख साहब जो है इम्पोर्ट इकॉनमी को इनकरेज नहीं कर रहे थे, लेकिन इम्पोर्ट इकॉनमी की वजह से जहाँ आपकी ग्रोथ रेट जो है वो नून लीग के दौर में 6% नज़र आ रही थी, इमरान खान साहब के दौर में 6% नज़र आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग के दौर में करंट अकाउंट खसारा वो $20 बिलियन का छोड़ के गए, तो खान साहब तकरीबन $17 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट खसारा तकरीबन कोई $12 बिलियन का छोड़ के गए। ट्रेड डेफिसिट $17 बिलियन का और करंट अकाउंट खसारा जो है वो $12 बिलियन का छोड़ के गए, लेकिन ये हिस्सा खान साहब ने इकोनॉमिक सर्वे का आपको नहीं बताया। नाज़रीन, थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा हो रहा है लेकिन आपने जाना नहीं है। आगे खान साहब ने कहा कि हमने 35 लाख नौकरियाँ दी, तो अपनी इकनॉमिक ग्रोथ तो खान साहब बताते हैं इकनॉमिक सर्वे से, लेकिन ये 55 लाख नौकरियों का फिगर कहाँ से आया। 55 लाख नौकरियां दी तो कितने लोग आपके दौर में नौकरी से निकले, ये फिगर भी खान साहब नहीं बताते। फिर खान साहब ने कहा कि 7 माह से देख रहा हूँ, जो मैंने गिरफ्तारियों वाली बात की, कि ये खौफ फैला रहे हैं। खौफ फैलाने के लिए इन्होंने आज़म सवाती को गिरफ्तार किया और फिर फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया, और फिर खान साहब ने शिकवा किया कि रात को गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे फवाद चौधरी को रात को गिरफ्तार किया गया, आज़म सवाती साहब को गिरफ्तार किया गया, तो खान साहब ने कहा गिरफ्तार अगर करना है तो दिन को गिरफ्तार करें, उठाना है हमारे बंदों को आप दिन को उठाएं, रात को क्यों उठाते हैं। तो ये खान साहब ने कंडीशन लगा दी है कि अगर हमारे बंदे के ऊपर कोई केस बनता है
या सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है, ये जो भी करना है, गिरफ्तारी जिस तरीके से भी करनी है, तो आप दिन को उठाएं, रात का ना उठाएं। रात को उनको सोना होता है। अगर खान साहब की ये कंडीशन है कि उनके खिलाफ कोई केस बनता है, उनके पार्टी के लोगों के खिलाफ केस बनता है, तो दिन को गिरफ्तारियां करें। तो इस सिलसिले में फिर खान साहब को भी तावन करना होगा, और तावन ये करना होगा कि सारा दिन जो आपके पार्टी के लोग हैं, अभी आप फ़ारूक हबीब साहब का देख लें कि उन्होंने किस तरह से कार्य सरकार में मुदाखलत की। जब इस्लामाबाद पुलिस जो है फवाद चौधरी साहब को लेकर इस्लामाबाद आ रहे थे, मुकदमा गलत है फवाद चौधरी के खिलाफ, मुकदमा सही है, कतई नज़र इस बहस में जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार के लोग उन्हें लेके आ रहे थे, लेकिन फ़ारूक हबीब साहब ने उसमें मुदाखलत की, उनके खिलाफ मुकदमा बना है। तो फ़ारूक हबीब साहब से कहें कि वो ज़मान पाक से निकल के कहीं बाहर निकलें ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि आपके पार्टी के जो लोग हैं खान साहब, वो आपका शेल्टर लेके, आपकी रहायशगाह का शेल्टर लेके सारे दिन आपके पास बैठे रहते हैं। आपकी रहायशगाह के बाहर कारकुन बैठे होते हैं। तो जब उन्होंने वहाँ से निकलना है आपके पार्टी के लोगों ने, और वो रात को निकलते हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अगर दिन को आपने पकड़वाना है तो दिन को निकाला करें। तो कोई केस अगर किसी के खिलाफ होगा, आपके पार्टी के किसी रहनुमा के खिलाफ, तो ज़रूर गिरफ्तार करेंगे, लेकिन ये सियासी जो इंतकाम बाजी है ये नहीं होनी चाहिए। तो मैं वैसे खान साहब का जो नुक्ता तो आपके सामने पेश कर रहा था, क्योंकि इस तरह के केसेस में नुकसान जो है वो रियासत का होता है, फ़ायदा किसी का नहीं होता। अगली खान साहब ने कहा कि FIA जो है, जिसका काम जुर्म पकड़ना है, करप्शन पकड़ना है, अब शहबाज शरीफ को बचाने के लिए FIA के इदारे को खान साहब ने कहा कि तबाह कर दिया। खान साहब आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से पार्शली एग्री कर लेते हैं, हालांकि मैं पार्शली एग्री नहीं करना चाह रहा, लेकिन कुछ देखने वाले हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए। खान साहब आपके दौर में ये शहबाज शरीफ का, तो आपने कहा कि शहबाज शरीफ को बचाने के लिए FIA को तबाह कर दिया। आपने अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में डालने के लिए FIA को तबाह किया। बशीर मेमन का स्टेटमेंट आपको याद है ना? बशीर मेमन का कितनी मरतबा स्टेटमेंट आया, आपने आज तक उनके खिलाफ, क्योंकि उनके इल्ज़ामात की आप तरदीद भी नहीं करते, अगर वो झूठे हैं तो आप जाएँ उनके खिलाफ भी डेफमेशन का केस करें। क्या कहा था बशीर मेमन ने कि आप मरीम नवाज़ के खिलाफ, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, आप PTA के लोग, अपना नून लीग के लोगों के रहनुमाओं के खिलाफ केसेस बनाना चाहते थे, शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाना चाहते थे, उन्हें अंदर करवाना चाहते थे, आप उसके खिलाफ डेफमेशन का केस करें। वैसे डेफमेशन का केस तो खान साहब ने शाजिब खानज़ादा और जियो के खिलाफ भी करने का कहा था, लेकिन वो प्री प्रोसीडिंग नोटिस देने के बाद खान साहब ने कोई केस वगैरह ना UAE में किया ना बरतानिया में किया। और फिर खान साहब ने आगे चल के कहा कि नैब ने हमारे दौर में 460 अरब की रिकवरियाँ की। खान साहब को कोई जाके बताया कि इकनॉमिक सर्वे में ऐसा कोई जिक्र नहीं, 460 अरब की जो रिकवरियाँ हैं नैब की वो हवा में हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में नैब ने तस्लीम किया है कि वो इस तरह से हमारी ऐसी रिकवरियाँ हैं जो कि फिज़िकली नहीं है, लेकिन एक जुर्म होने जा रहा था, हमने वो रोक लिया था, तो इसमें हमने कुछ सैकड़ों अरब बचा लिए थे। वो इस तरह की रिकवरियाँ नैब ने दिखाई थी। जाते जाते नाज़रीन, खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे मारने का प्लान C बनाया गया है, और आसिफ अली ज़रदारी ने सिंध का लूटा हुआ पैसा एक दहशतगर्द तंजीम को दिया है, और उस दहशतगर्द तंजीम को ताकतवर एजेंसी के उसमें लोगों की सपोर्ट भी हासिल है। खान साहब ने कहा कि जो तीसरा C प्लान बनाया गया है उसमें आसिफ अली ज़रदारी एक शामिल हैं, और 4 बाकी लोग शामिल हैं जिन्होंने प्लान C बना के मुझे कत्ल करने की साजिश बनाई है। अब खान साहब से पूछे कि खान साहब, आपके ऊपर एक कातलाना हमला हो चुका है, आप लोगों को नाम बताएं, आवाम को नाम बताएं कि वो 4 बंदे कौन हैं जिन्हें आपके खिलाफ कत्ल की साजिश की है, लेकिन आप नहीं बता रहे। और जब आप नाम नहीं बताते तो आपके इन बयानात को जो शऊर रखने वाले सोच हैं, जो समझ बूझ रखने वाले सोच हैं, लोग हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, वो ये समझते हैं कि आप सियासत कर रहे हैं सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के लिए, लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ है नहीं। अगर है तो नाम दें, उनके खिलाफ केस कराएं, और केस नहीं होता तो आप अदालत में जाएं, उन्हें जो है वो कटहरे में लेके आएँ, ताकि कल को कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जो वज़ीराबाद में आपके साथ हुआ। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।